नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता गणित में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका कौन सी है। दोस्तों आपको बताना है मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका होती है आपकी स्नायु कोशिका। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है। आपको बताना है कि वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है। तो दोस्तों इसमें होता है आपका फैराडे का नियम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वह है ऊर्जा की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की इकाई होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। किसका? ऊर्जा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पृष्ठ तनाव की बीमा कौन सी है। दोस्तों आपको बताना है कि पृष्ठ तनाव की बीमा कौन सी है। ठीक है, तो बताइए क्या है। तो दोस्तों पृष्ठ तनाव की बीमा MT-2 होती है। MT-2 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा। बताइए। तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन कितने % होती है। दोस्तों आपको बताना है कि यूरिया में नाइट्रोजन का % कितना होता है। तो दोस्तों नाइट्रोजन का % आपको कितना होता है? 46% होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों आपको बताना है कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो उसमें होती है 78। मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारे का प्रतिरोध शून्य होता है। दोस्तों आपको बताना है कितने केल्विन पर पारे का प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक है, फटाफट बताइए। तो दोस्तों 4 केल्विन पर जो पारे का प्रतिरोध होता है क्या होता है? शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मेथनॉल को कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि मेथनॉल को क्या कहा जाता है। तो मेथनॉल को दोस्तों वुड एल्कोहल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, साधारण लोलक के समय को दुगना करने के लिए धागे की लंबाई कितनी हो जाएगी। अगर दोस्तों हम साधारण लोलक के समय को अगर दुगना कर दें तो पूछ रहा है हमसे धागे की लंबाई कितने गुना हो जाएगी। तो दोस्तों जो धागे की लंबाई होती है वह आपकी कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग कितना बढ़ेगा। बताइए कितना बढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बढ़ जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड। और वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है दोस्तों? 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, मानक दाब किसके बराबर होता है। मानक दाब किसके बराबर होता है। तो यह आपका होता है किसके? पारे का 760 mm के बराबर। पारे के 760 mm के बराबर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो इसकी तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है या घट जाती है या बढ़ती है या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें? तो दोस्तों जब प्रकाश वायु से कांच में जाएगा तो उसकी तरंग दैर्घ्य घट जाएगी। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है या फिर ध्वनि किस रूप में गमन करती है, ये आपको बताना है।
तो दोस्तों ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में गमन करती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है किन के द्वारा? डॉक्टरों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा या समुद्री यात्रियों के द्वारा। बताइए फटाफट क्या होगा यहाँ इसका आंसर। तो दोस्तों समुद्री यात्रियों के द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? दोस्तों आपको बताना है सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है। तो दोस्तों सूर्य में जो नाभिकीय ईंधन होता है वो हीलियम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, शरीर के द्वितीयक सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों आपको बताना है कि शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी अग्नाशय है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पहली सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है आपकी? यकृत। क्या होती है? यकृत या लीवर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नेत्र गोलक किस सेल द्वारा चालित होता है? तो दोस्तों नेत्र गोलक आपका 6 मांसपेशियों के द्वारा चालित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी सही हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन या गंधक। तो दोस्तों यहाँ पर जो सभी अम्लों में पाया जाता है वह होता है आपका हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? दोस्तों ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों जब इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है तो हम उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। तो 21 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। और अपकरण किसे कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दोस्तों आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, 1 जूल किसके बराबर होता है? सभी को पता होगा दोस्तों 1 जूल किसके बराबर होता है। तो मैं आपको बता दूँ 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। आपको बताना है पिंड का भार कब शून्य नहीं होगा? जब वह पृथ्वी के केंद्र पर हो, स्वतंत्र रूप से गिरने के दौरान, या अंतराग्रहित अंतरिक्ष में, या किसी घर्षणहीन सतह पर। तो दोस्तों जब वह स्वतंत्र रूप से गिर रहा होगा तब पिंड का भार शून्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होती है? दोस्तों जो वर्षा की बूंदें होती हैं वह पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब बर्फ़ के एक टुकड़े पर दबाव डाला जाता है तो उसका गलनांक क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा? तो क्या होता है दोस्तों, जब एक बर्फ़ के टुकड़े पर दबाव डाला जाता है, प्रेशर डाला जाता है तो उसका गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी सही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी सही होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर सबसे न्यूनतम प्रवृत्त है? फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट। तो यहाँ पर सूती जो होता है वह आग पकड़ने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जो सूती होता है तो वो न्यूनतम प्रवृत्ति रखता है आग पकड़ने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? टेफ्लॉन की परत होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? दोस्तों सभी को पता होगा जो सोना होता है वह जल्दी नहीं घुलता है, वह केवल एक्वारेजिया मतलब अम्लराज में ही घुलता है। किस में घुलता है? अम्लराज में घुलता है। और अम्लराज में क्या क्या होता है? एक तो HNO3 होता है आपका, और एक होता है HCl। ये आपका 1:3 के रेशियो में होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों।
निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे भारी जल के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी सही हो जाएगा। ड्यूटेरियम का सूत्र होता है D2O, ठीक है। इसे भी बंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो दोस्तों N2O को लाफिंग गैस या नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। तो कौन से ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है? बताइए फटाफट, सामान्य नाम क्या है? कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, सोडा ऐश या पोटास? बताइए क्या होगा NaOH का सूत्र? तो दोस्तों NaOH का सूत्र होगा आपका कास्टिक सोडा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला, कास्टिक सोडा। और दोस्तों आपका एक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसे क्या कहा जाता है? कास्टिक पोटास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कास्टिक पोटास कहा जाता है, ठीक है। और NaOH होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता? तो दोस्तों निर्वात में ध्वनि का संचरण कभी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जा सकती है, किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों डॉपलर प्रभाव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य है? बताइए मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य है? तो दोस्तों मानव शरीर में जो धमनियों का कार्य होता है, हृदय से रक्त को शरीर तक ले जाना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, किसी तत्व के परमाणविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों किसी तत्व का जो परमाणविक भार होता है उसको AMU में व्यक्त किया जाता है, परमाणु द्रव्यमान इकाई में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी? दोस्तों तापमान को हम अगर -273 डिग्री सेल्सियस कम कर दें तो वह कम आयतन घेरेंगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी सही होने वाला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः क्या है? दोस्तों एंजाइम क्या होते हैं? वसा होते हैं, शर्करा होते हैं, प्रोटीन होते हैं या विटामिन होते हैं? बताइए फटाफट। तो दोस्तों जो आपके एंजाइम होते हैं वह मुख्यतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें क्या होता है? अत्यधिक प्रतिरोधकता होती है या शून्य प्रतिरोधकता होती है या उपरिमित प्रतिरोधकता होती है या ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव रेजिस्टिविटी होती है? चलिए बताइए फटाफट। तो दोस्तों जो अतिचालक होते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें शून्य प्रतिरोधकता होती है। अतिचालक में क्या होता है? शून्य प्रतिरोधकता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो दोस्तों 1 हॉर्स पावर बराबर आपका 746 वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव दर्शाता है। क्या दर्शाता है? जब वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव आ जाए तो वह दर्शाता है तूफानी मौसम को, आंधी या तूफान को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रेरकत्व की इकाई क्या है? आपको बताना है प्रेरकत्व की इकाई क्या है, बताइए। तो दोस्तों हेनरी का मतलब क्या होता है? प्रेरकत्व। अगला क्वेश्चन हमारा, रक्त कैंसर या ब्लड कैंसर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो ब्लड कैंसर होता है उसे हम ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, ध्वनि किसकी इकाई है? ध्वनि की
ध्वनि की इकाई क्या है, या ध्वनि को किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, टेलीग्राफी के आविष्कार करने वाले कौन थे। अब बताना है टेलीग्राफी के आविष्कारक कौन हैं। तो दोस्तों टेलीग्राफी के आविष्कारक हैं आपके मोर्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बताइए, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों उसमें ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा, शुष्क सेल क्या होते हैं। बताइए, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तृतीयक सेल, चतुर्थक सेल। बताइए। तो दोस्तों जो शुष्क सेल होते हैं वह प्राथमिक सेल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। बताइए फटाफट, क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर। क्या हो जाएगा, वेबर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होने वाला है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बता दीजिए दोस्तों, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। 3.6 इंटू 10 की घात -6 जूल। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है। आपको बताना है प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है। चलिए बताइए। तो दोस्तों प्रतिरोध की जो यूनिट होती है वह है ओम होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। आपको बताना है वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। तो दोस्तों वह निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। किस कारण तैरते हैं, निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा, मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों दूरदृष्टि दोष को आपको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। मायोपिया से क्या तात्पर्य है। बताइए, मायोपिया से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों मायोपिया आपको कहा जाता है निकट दृष्टि दोष को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी सही होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा जल संक्रामक रोग है। फटाफट बताइए, निम्न में से कौन सा जल संक्रामक रोग है। तो दोस्तों जो हैजा होता है वह जल के द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों वह होती है आपकी 25 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताइए, टिबिया नामक जो हड्डी होती है कहाँ पर पाई जाती है। बताइए। दोस्तों टिबिया नामक जो हड्डी होती है वह पैर में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन ई की कमी से क्या होता है। विटामिन ई की कमी से क्या रोग होता है। तो दोस्तों इसमें जनन क्षमता में कमी आ जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है या डायबिटीज़ हो जाती है। बताइए फटाफट, सभी को पता होगा। तो दोस्तों अग्नाशय के ठीक ढंग से या पैनक्रियाज के ठीक ढंग से काम ना करने के कारण हमें क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। किसकी बीमारी है बताना है आपको। तो दोस्तों यह होती है आपकी आँखों की बीमारी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, SARS का पूर्ण रूप क्या होता है। बताइए फटाफट। तो इसका पूर्ण रूप होता है दोस्तों सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम।
तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्तों? पोमोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। दोस्तों बताना है आपको नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। तो दोस्तों नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कैरामल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? बताइए फटाफट। तो दोस्तों नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल आवश्यक है? बीन्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बताइए। तो दोस्तों उसमें बीज का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो दोस्तों रेबीज के टीके की खोज किसने की? बताइए फटाफट। की थी आपकी लुई पाश्चर ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने की थी आपके चेचक के टीके की खोज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या कितनी होती है? बताइए फटाफट। तो दोस्तों मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या होती है 3। कितनी होती है? 3। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार आता है। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस पर आधारित है? अपकेंद्रण सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें क्या होता है? बताइए फटाफट। न्यूट्रॉन में क्या होता है दोस्तों? कोई भी आवेश नहीं होता है। कोई भी आवेश नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है आपका? आवेशहीन होता है। इसमें कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों बताना है आपको पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? बताइए फटाफट। तो दोस्तों पॉजिट्रॉन की खोज की थी आपके एंडरसन ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है? तो दोस्तों समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। एल्केन का सूत्र पूछा गया है कि एल्केन का सूत्र क्या होगा? तो दोस्तों एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। तो कौन सा ऑप्शन में देख लीजिए फटाफट। CnH2n+2। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होने वाला है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है किसने बनाया था? ये बनाया था आपके मोज़ले ने, और एक जो आपकी प्राचीन थी वो बनाया था आपके मेंडलीफ ने। ठीक है, तो ये किस पर आधारित है दोस्तों? जो आधुनिक आवर्त सारणी है तो यह आधारित आपकी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, और जो पहली वाली थी वह परमाणु भार पर आधारित थी। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है? बताइए फटाफट। जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है? बताइए। तो इसका व्यापारिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन कौन सूत्र बताएगा? सूत्र बता दीजिए फटाफट। CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम होता है सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिकेट। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों की थी हेनरी बेकरल ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होने वाला है। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए गए हैं दोस्तों, जो कि आपके ग्रुप डी में तो आएंगे ही। कितने 25 क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये, ठीक है। आपके लिए और ऐसे ही क्वेश्चन लाए जाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।